आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आतंकवाद के जिस खतरनाक खेल को खेलता आ रहा है उसकी ब्याज अब खत्म हो चुकी है। भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। किसी भी प्रकार का आक्रमण भारत सहन नहीं करेगा, इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब दिया जाए। भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। आज महाभारत में बात करूंगी भारत के त्रिमूर्ति के हुंकार की। भारत में आज प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तिकड़ी ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया। जहां प्रधानमंत्री जनता के बीच बिहार और यूपी में बोल रहे थे, तो वहीं राजनाथ सिंह आज INS विक्रांत से देशवासियों को संदेश दे रहे थे। देश के पराक्रमी विक्रांत से पाकिस्तान को उन्होंने कड़ा संदेश दिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज पुंछ में थे और सरहद से पाकिस्तान को 2 टूक सुना दी। भारत के त्रिमूर्ति के प्रहार से अब पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। ये तीनों संदेश आज आपको महाभारत में सुनवाऊंगी और बताऊंगी कि इसका असर पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा, देश की सियासत पर क्या। प्रधानमंत्री ने आज लोगों को बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के तरकश का सिर्फ एक तीर है। आतंक का फन अगर उठेगा तो उसे फिर कुचल देंगे। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है। प्रधानमंत्री का यह संदेश पाकिस्तान में उन आतंकियों के लिए है जो सोचते हैं कि वो भारत पर किसी तरह का कोई पलटवार कर सकते हैं। यह संदेश उनके लिए भी है जो पाकिस्तान की सरकार में बैठे हैं और उन्हें लगता है कि वहां से वो आतंक का प्रपंच रच सकते हैं। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक तीर था, इसका सीधा मतलब यह है कि आतंकी हो या पाकिस्तान की सरकार, अगर भारत के खिलाफ कोई भी नापाक साजिश की तो भारत उसका जवाब एक और ऑपरेशन से देगा और वो तीर शायद पहले से भारी पड़ेगा। आज की एक और बड़ी तस्वीर जिस पर आपका ध्यान खींचना चाहती हूं वो ये है, भारत के पराक्रमी INS विक्रांत पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सेना की हौसला अफजाई की, लेकिन उन्होंने जो कहा वो भारत के लोगों को भी सुनना चाहिए और पाकिस्तान के लोगों को भी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो वार्म अप था, वार्म अप। अगर नेवी हरकत में आ जाती तो भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या हाल होता। 1971 में जब नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, इस बार तो उसके 4 टुकड़े होते। उन्होंने कहा कि हाफिज और मसूद अजहर को सौंपने का समय आ गया है। आपको याद है कि भारत ने इससे पहले आतंक पर कितने सबूत सौंपे, डोजियर सौंपे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब भारत की रणनीति बदली है। अब भारत खुलकर हाफिज और मसूद को मांग भी रहा है और यह भी बता रहा है कि इन दोनों ही आतंकियों पर भारत का टारगेट लॉक है। अब अगला शिकार इन दोनों आतंकियों का ही होगा और यही वजह है कि पाकिस्तान में आतंकियों का एक जमघट लग रहा है। इन आतंकियों को बचाने के लिए वहां बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, जिससे पैसे भी मांगे जा रहे हैं, चंदा भी इकट्ठा हो रहा है और साथ ही भारत पर हमले की गीदड़ भभकियां भी दी जा रही हैं। आज महाभारत में 2 बड़े संदेश जिन पर मैं बात करूं। इस सरकार के तरकश का अगला तीर कौन सा होगा, आज बात करूंगी महाभारत में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि यह पहला ही तीर था। इसी के साथ सवाल यह भी पूछूंगी कि मसूद अजहर और हाफिज सईद ये सरकार के टारगेट है। क्या देश का विपक्ष इसे नहीं समझ पा रहा है?
आतंकी टारगेट पर फोकस करें या देश में चल रही बदरंग राजनीति पर इस वक्त सरकार फोकस करे? आज महाभारत में बात यह करूंगी क्योंकि 3 बड़े संदेश हैं जो मैं आज लोगों के सामने रख रही हूं। प्रधानमंत्री का यह संदेश कि यह तरकश का सिर्फ एक तीर है, ऑपरेशन सिंदूर, अभी कई और तीर आने बाकी हैं। यह आज का संदेश प्रधानमंत्री का है, गौर कीजिए इस पर। और राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, का संदेश क्या है, इस पर भी गौर कीजिए। हाफिज मसूद अजहर को सौंपे पाकिस्तान, ये उन्होंने कहा। और यह भी कहा कि अभी तो नेवी एक्शन में आई नहीं, अगर आई तो 71 के 2 टुकड़े नहीं 4 टुकड़े होंगे। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह जो कि आज सरहद पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने पस्त होकर सरेंडर कर दिया है, अगली बार वो जमीन भी नहीं मिलेगी। तो ये संदेश इंपॉर्टेंट है, आज महाभारत इन पर करूंगी। और इसी के साथ जो कल की तस्वीर है, उसकी तस्वीर से कैसे एक हड़कंप पाकिस्तान में मचा है वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूं। सीमा से सटे हुए 5 राज्यों में कल फिर से एक मॉक ड्रिल होनी है। कल शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। यानी कल एक बार फिर से जंगी सायरन बजेगा और इस सायरन के बजते ही उन तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा जो कि समय समय पर बताए गए। पिछली बार जब मॉक ड्रिल की गई थी, मॉक ड्रिल की बात की गई थी, तो उस रात भारत ने पाकिस्तान के टेरर ठिकानों पर हमला कर दिया था, आपको याद होगा, पहलगाम का बदला लिया था। अब भारत अपने सीमावर्ती राज्यों में यानी बॉर्डर राज्यों में पूरी चौकसी बरत रहा है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि मॉक ड्रिल की टेंशन पाकिस्तान में जरूर हो गई है, क्योंकि मॉक ड्रिल के नाम से पाकिस्तान में पसीने छूटने लगते हैं। आज एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, उसके बाद अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगी। महाभारत इसके बाद। प्राण जाए पर वचन ना जाए। मोदी की सबसे बड़ी चेतावनी, भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। पाकिस्तान में मच गया है हड़कंप। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के एयरबेस पर हिंदुस्तान ने जो तबाही मचाई, वो तबाही अब शहबाज शरीफ को चैन की नींद भी नहीं लेने दे रही। शहबाज शरीफ 1-2 बार नहीं, अब तो कई बार मान चुके हैं कि भारत की मिसाइलों से ऐसी तबाही मची कि पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो गई। Before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. वो कहते हैं ना कि शिकारी खुद शिकार हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा था कि हमले की उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर वहां पर आतंकी भी खौफ में नजर आ रहे हैं। आतंकियों ने फंड जुटाने का काम शुरू कर दिया है। भारत के हमले में ढेर हुए आतंकियों के लिए अब हाफिज सईद पैसे जुटा रहा है, बकरीद के मौके पर भीख मांग रहा है। इसके लिए बाकायदा रेड कार्ड जारी किया गया है। इस्लाम की दुहाई देकर भीख मांगी जा रही है। भारत के हमले के बाद फंडिंग के अड्डे खत्म हो गए। पाकिस्तान के भीख मांगने के नए नए तरीके सामने आ गए। पीएम देश दुनिया घूमकर मिसाइल और ड्रोन की भीख मांगते हैं। आईएमएफ से जो भीख मांगी वो पूरी दुनिया ने देखी, और अब आतंकी इस्लाम की दुहाई देकर पाक की आवाम से भीख मांग रहा है। हद तो तब हो गई जब मारे गए आतंकियों को शहीद बताकर इस चंदे को मांगा गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी शहर शहर घूमकर मजमा लगा रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकियों की बड़ी बैठक हुई। बैठक में पहलगाम का मास्टरमाइंड सैफुल्ला, हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, हाफिज का करीबी आमिर हमजा, कई आतंकी मौजूद रहे। मंच पर पाकिस्तान के मंत्री आतंकियों को गले लगा रहे थे और उसी मंच से आतंकी भारत के लिए जहर उगल रहे थे। इसी रैली में प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम लिया गया और इसी रैली में हाफिज सईद के बेटे ने जिहादी नारे भी लगवाए। पीएम मोदी का खौफ आतंकिस्तान पर इस कदर है कि हर जगह उन्हें भारत का डर ही दिखता है। इसका बड़ा सबूत है मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का कबूलनामा।
तुम हमें न छेड़ो, हम सदा है, हम जख्मी है, हम लाशें उठा उठा के थके हुए हैं, हम खून देख देख कर पागल हो चुके हैं। पहले भी अपनों की मौत के बाद खुद के लिए मौत मांग रहा था आतंकी मसूद अजहर, और अब तो भारत ने टारगेट ही सेट कर दिया है। भारत का अगला टारगेट अब हाफिज सईद और मसूद अजहर ही है। भारत ने तय कर लिया है कि आतंकियों के फन को कुचलकर ही दम लेंगे। आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा, तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। प्राण जाए पर वचन ना जाए। आई एम जस्ट टोल्ड टुडे ओनली, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू डू। दैट एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में कह दिया, ऑपरेशन सिंदूर तरकश का सिर्फ एक ही तीर है, आतंक का फन अभी कुचलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं, स्टूडियो में मेरे साथ हैं एनएनडी दुबे जी और बीएसएफ के डीआईजी रह चुके हैं, और उनके बारे में जितना मैंने परिचय दिया है वो पिछले शोज में भी वो भी कम है, और मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। मैं एक शुरुआत करूं, राजनीतिक चर्चा तो अनंत जी मुझे लगता है अनंत ही होने वाली है, क्योंकि उसका अंतहीन है वो, उस पर कितने सवाल हैं कितने जवाब हैं वो चलती रहेगी। लेकिन आज की जो एक तस्वीर सामने आई और जो तस्वीर आईएनएस विक्रांत से आई, मैं उससे चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं, और मैं दुबे जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि आज जब उन्होंने रक्षा मंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री ने ये बात कही कि अब पाकिस्तान को हाफिज और मसूद को सौंपना होगा, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया है, क्या वो दिन दूर है या नहीं है कि ये भी होगा जो उन्होंने अब कहा है, सौंपा नहीं जाएगा तो खात्मा होगा। हम देख रहे हैं वहां पर कैसे मजमे लग रहे हैं आतंकियों के, वो तस्वीरें भी हम चला रहे हैं, लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि अगला टारगेट क्या है। देखिए, भारत के लिए मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद दोनों मोस्ट वांटेड हैं, तो हमारी सूची में तो अभी भी वो बदस्तूर उनकी हमें तलाश और उनकी ज़रूरत और हमारे कंट्री की रिक्वायरमेंट है कि ये दोनों भारत को सौंपे जाएं। रही बात जिस तरह का प्रेशर बना हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के एक बड़े ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट के बाद भारत ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर साम दाम दंड भेद सब कुछ है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री। तो जो हमारा मिलिट्री अप्रोच है, उस अप्रोच का तो आपने इफेक्ट देख लिया। अभी भी पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि फाइनली कैसे वो इसे बाहर आए। तो इन सारी चीज़ों से बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान बहुत ही प्रेशर में है, और भारत अब यह डिमांड इंटरनेशनल फोरम पर भी करने लगा है, और हमारा यह अधिकार है, इनका हैंडओवर लेना हमारा अधिकार है, हमको इसे मिलना चाहिए। अब पाकिस्तान इसका क्या आंसर ढूंढेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो जो लुका छिपी का खेल पिछले 25 साल से चल रहा है, ये दोनों आतंकवादी हमें चाहिए पिछले 24 और करीब 9 निकाल दीजिए तो 15 सालों से, इतने सालों से ये कोर्ट ऑफ लॉ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं हमारे, और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत भी ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। और पाकिस्तान को एज पर इंटरनेशनल ट्रीटी, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, सिग्नेचरी, जितने उन्होंने मुआहदे पर साइन किए हैं, Pakistan is bound to hand over these two most wanted terrorists to India to save its face. Otherwise, one day मुझे लगता है कि भारत ने ऑलरेडी कह दिया, भारत ने कि हम अपने टारगेट को ढूंढेंगे
और जो भी टेरर का अगला जो अंजाम होगा, अगला जो भी कोई चीज़ पाकिस्तान से एमिनेट होती है उसका बड़ा सीरियस रिपरकशंस होने जाता है। दिस इज न्यू नॉर्मल, हमारे लिए तो न्यू नॉर्मल है। अभी पाकिस्तान को सोचना है कि वो कैसे उन्होंने न्यू नॉर्मल की जब आप बात की है मेजर जनरल, मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि उन्होंने ये आज कहा प्रधानमंत्री ने कि ये ऑपरेशन सिंदूर तरकश का पहला तीर था। तो और ये तरकश का पहला तीर जब वो कहते हैं यानी बहुत से और तीर आने बाकी हैं। अब ये एक तरह का एक पैनिक सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है, हम ये जानते हैं। मैं इसके पॉलिटिकल फॉलआउट्स पे बात करूं, लेकिन उससे पहले ये जो बात वो कह रहे हैं कि ये पहला तीर है, क्या ये एक तरह का अल्टीमेटम है क्या इस वक्त? क्योंकि हमने वहां पर तस्वीरें देखी हैं, आतंकियों के जलसे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं फंड इकट्ठा करिए, हमें भारत पर हमले करने हैं, हमें भारत के खिलाफ पैसे जुटाने हैं, फंड जुटाने हैं। ये सब हो रहा है क्योंकि हमने वहां पर उनको एक भारी नुकसान पहुंचाया है और वो वहां पर क्या एक तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या उसका एग्जीक्यूशन भारत की तरफ से एक कड़े संदेश के बाद उस पर भी एक मार पड़ी? जय हिंद शारदा। जो आपने कहा है कि क्या जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है उसको हम आकलन करें और भारत के अंदर से जो हम कर रहे हैं और खुले मंच से पूरे विश्व के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व को बता रहे हैं कि ये आपका ऑपरेशन सिंदूर थमा है, रुका नहीं है। थमने का मतलब है, और हम जब इसको देखते हैं मिलिटरली तो हम उसको अपने शिपिंग ऑफ द बैटलफील्ड का नाम देते हैं। और ये जब आपने रक्षा मंत्री को सुना कि हमने तो एक अंग हमारा जो मेजर है, क्योंकि पाकिस्तान के संदर्भ में वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारी समुद्रिक बेड़ा है और जिसको हमने पहले भी किया है, कराची का आपको याद होगा 971 गाजी, उनके गाजी को किस तरह से ख़त्म करके पूरे के पूरे आप वहाँ पहुँच गए थे उनके बंदरगाहों में, और 2 बंदरगाह को आप जब चोक कर दिया था, अभी आपने किया ही था ना, जिसमें एक तो गोदार है और एक हमने कुछ नहीं किया, हमने उसको यूज़ नहीं किया, मगर जिस तरह से हमारी बेड़ाएँ लगी थी अरेबियन सी के ऊपर में, वो टोटली चोक था। और वो जब आप गले में फंदा डालते हैं तो चोकिंग यू ऑलवेज डू इट फ्रॉम जो आपका जो मेजर एक जो आर्म्स होता है उससे आप चोकिंग करते हैं। चोक आप करते हैं एयरफोर्स के जब आप पूरा का पूरा अपने बैटलफील्ड को, उसको सुपरियॉरिटी ऑफ हम एयर कहते हैं और फ्रीडम ऑफ एयर, ये हमारा हरदम होता है। जब हम बड़े ऑपरेशंस करते हैं तो फेज़ 1 में हम एक सुपरियॉरिटी, हमें कोई आकाश से कोई भी खतरा ना हो ऐसा हम पैदा करते हैं, और उसको फेवरेबल एयर सिचुएशन पहले होता है जो हमने किया। सुपरियॉरिटी ऑफ एयर सिचुएशंस तो मौका मिलेगा ही क्योंकि हम तैयार हैं। देखिए आपका ये यदि हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, आपने बताया ना कि आज 5 राज्यों में मॉक ड्रिल होगा। मॉक ड्रिल तो केवल ऐसे दिखावे के लिए तो नहीं होता, मॉक ड्रिल होते हैं कि आपकी तैयारी इतनी हो। और मॉक ड्रिल हमने किया था जिसके कारण एक भी फतिंगा आपके उसको भेद नहीं पाया, जहां से आप बहुत बड़ा ये 1400 किलोमीटर का इलाका है जो आपकी फ्रंटेज है। जो नहीं तो सर मैं इसी में एक बार सवाल जोड़ देती हूँ। बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं, जो आम लोग हैं, उन्हें लगता है मॉक ड्रिल यानी कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है। ये तो हालांकि सिक्योरिटी अपैरेटस का ये हिस्सा है, ये मॉक ड्रिल्स हमेशा होती रहती है समय समय पर पिछली बार जब हुई थी तो हमने देखा था कि उसके जब अनाउंस की गई उसी रात हमला किया था पाकिस्तान पर। तो अभी जब ये मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, ये भी एक तरह का संदेश पाकिस्तान के लिए है दैट ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान पूरे विश्व के लिए है। जो कह रहे थे ना, कुछ आपने देखा होगा, चिल्ला रहे थे कि हम दोनों के सीज फायर करवा दिए, हम व्यापार का नाम ले रहे थे, टैरिफ का नाम ले रहे थे, उनको भी है, उनके ऊपर भी तो तमाचा है कि ये तो थमा है, रुका नहीं है। ये केवल हमने थमा है आपको, और वो कोई क्रेडिट ले रहे थे ना सारे की 2 न्यूक्लियर स्टेट है, हमने वहाँ ये कर दिया। उनको भी ये संदेश नहीं है। ये आप यदि देखिएगा, ये पोस्चरिंग नहीं है। पोस्चरिंग, हमने उनको एक मौका दिया कि आप 2 हैं हमारे सर, आप हमारे पर पीओके की हम बात करेंगे, और दूसरा जितने आतंकवादी हैं, जब हम कहते हैं कि हाफिज सईद को दो, मौलाना मसूद अजहर को दो, और हमारे बहुत बड़े लिस्ट हैं, डोजियर्स हैं, सबके नाम हैं।
तौबर राना अमेरिका से आपका आ सकता है, एक्सपर्टेट होता है, वो भी 26/11 का मास्टरमाइंड था। तो और यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी नहीं था वो। मगर ये तो सारे के सारे यूएन डेजिग्नेटेड हैं। सैफुल अहमद को बात करते हैं, जब आप तला सईद के बात करते हैं, ये सब का नाम लिस्ट में है। और भले ही उसको हम अभी हम बात कर रहे हैं कि सारे के सारे होंगे, आप उनको कीजिए, नहीं तो हमारे पास हमने देखा ना 100 आतंकवादियों को उनके मरकज सुभान अल्लाह कहते थे, सुभान अल्लाह सुभान, बड़ा चीखते थे भावलपुर में। मरकज तो आपने देखा मुरीदके में, केवल 9 हमारे पास लिस्ट 21 की थी, उसमें से हमने 9 चुने थे। तो क्या वो ख़त्म हो गए? उसके बाद भी तो लंबी लिस्ट है ना। और लंबी लिस्ट के अंदर में जब आपके पास ऑप्शंस खुले हैं, आपने ऑप्शंस को बंद नहीं। पानी का मार तो आपने पानी का प्रहार देखा है? ये पानी के प्रहार से जो वो चिलबला रहे हैं, ये प्रहार तो रुकेगा नहीं ना। क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी का हमने ये शुरू किया था और 2023 में शुरू हो गया था, 2016 में बताया गया था खून और पानी नहीं बहेगा। उसकी मार पहली बार हमने दी है 24 तारीख को, जब हमने बता दिया कि हम कर रहे हैं, कुछ कर लो। चिल्ला रहे, क्या कर पाए वो? और देखिए ये चीज़ें अभी तो हमें अपने पूरे डैम, अपने रिवर सिस्टम सबको सिक्योर करना है, और उस सिक्योरिटी के अंदर में हम लगे हैं। और उसी का हिस्सा एक तरह से ये ड्रिल है। आप ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि उसका एक हिस्सा ये ड्रिल भी है, और इस ड्रिल से अगर वहां पर पाकिस्तान में पसीने छूटते रहें तो छूटे, अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं ये हो। लेकिन मैं इस पूरे मामले में राजीव जी, जब एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि विक्रांत की वो क्षमता है कि 4 टुकड़े कर दे वहां जाकर, 71 में तो 2 हुए थे, ये रक्षा मंत्री जी का आज का बयान है। हम फोकस कर रहे हैं उस गोल पर, लेकिन यहां पर गोल पोस्ट क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। यहां पर क्या है? उससे जुड़ी सियासत। और ये जो बार बार बयान आ रहे हैं, जिनको हम कहते हैं कि खेमा बयान हिंदुस्तान में है लेकिन खेमा पाकिस्तान वाला है, ये बड़ी बदरंग सी सियासत है राजीव जी। हाँ बिल्कुल, देखिए नहीं बिल्कुल देखिए, 2 लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई आतंकवाद से चलती है। पाकिस्तानी सेना की भी कमाई आतंकवाद से चलती है। आप देखिए, आतंकवाद के साथ खड़े होते हैं, अपने सैनिकों के साथ नहीं खड़े होते हैं। कारगिल में अपने सैनिकों को पीछे छोड़ गए थे और कहा ये हमारे सैनिक नहीं है। लेकिन जब हमने पाकिस्तान में घुस करके उनके आतंकवादियों को मारा, उनके कॉफिन के ऊपर उनके झंडे लहरा रहे थे। मतलब ये आतंकवादी हमारे हैं, इनके साथ तो हमारी सहानुभूति है, लेकिन अपने सैनिकों के साथ नहीं है। मुझे लगता है पाकिस्तान की जनता भी चाहती है कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में खात्मा कर रहे हैं आतंकवाद का, वो शायद वो भी चाहती है कि गंदगी हमारे यहाँ से निकले, और वो चाहती है। और इस गंदगी का एहसास आपने देखा, आप ही के पैकेज में दिखाया गया कि हाफिज जो मसूद अजहर है, ये बोल रहा है कि हम खून देख देख के पागल हो गए। बिल्कुल, तो इसका एहसास तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को है कि किस तरीके का खून उन्होंने देखा है, कैसे देश के प्रधानमंत्री के निर्णय के ऊपर हमारी सेनाओं ने अपना शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान के अंदर जाकर के उन आतंकवादियों को मारा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सच बोलने वाले नेता भी हैं और बोल रहे हैं, आज दुनिया में जाकर के बोल रहे हैं। लेकिन अगर कहीं आतंकवादियों के जनाजों पर रोने वाले 1-2 लीडर रह गए हैं तो वो भारत में रह गए हैं। मुझे लगता है कि अगर जो रोल राहुल गांधी जी ने प्ले किया पहले, वही कांग्रेसी नेता प्ले करते तो भारत की छवि क्या बनती। आज इनके नेताओं ने सोचा ईमानदारी से डिलीवरी करके आएंगे, जो राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर के करते हैं। अगर हमने भी वही काम किया तो भारत को क्या मुंह दिखाएंगे। तो आप ये सोचिए, भारत की जनता वही चाहती है जो कांग्रेसी नेता विदेशों में बोल रहे हैं। लेकिन जो भारत के अंदर जो बात बोली राजीव जी कि भारत यहाँ पर आतंकियों के जनाजों पर वहां पर रोया जा रहा है, यहाँ पर वरुण जी वो नेता, कांग्रेस के नेता अपने ही नेता के बयानों पर रो रहे कि भाई वहां जाकर इतना सपोर्ट क्यों दे दिया, इतना समर्थन क्यों दे दिया, कितना देना था, मेजर करके भेजना था ना यहां से कि इतना देना है, इससे आगे नहीं बोलना है। वरुण जी ज्यादा बोल गए वो। सुचारिता जी, अभी पहले पाकिस्तान की बात छोटा सा कमेंट कर दूं। पाकिस्तान का पिद्दी न पिद्दी का शोरबा है, आप लोग डिस्कस कर रहे हो, मैं उससे ज्यादा जा रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है हमारी सेना के पराक्रम से अमेरिका चीन दोनों घबरा गए, इसलिए उन्होंने, ट्रंप ने फटाफट ट्वीट किया। इनको सबको लगा कहीं भारत अपना रोल दिखा देगा, 77 साल में इतना तैयार हो चुका है, तो अब चीन और अमेरिका जो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, उनके यहाँ दिक्कत हो जाती। और अभी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्शन होगा।
जब प्रधानमंत्री ने बिहार में स्पीच दी थी इंग्लिश में बोलते नहीं है अक्सर, लेकिन इंग्लिश में दी थी, जब भी समझ में आ गया था कि दुनिया को संदेश देना है। तो राजनीतिक चातुर्य, सूझबूझ का अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर जो है बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे ना पक्ष होता है ना विपक्ष होता है, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस के नेता पक्ष ले रहे हैं या विपक्ष कर बोल रहे हैं? ये बात क्यों आ रही है? कांग्रेस के नेता जब डेलीगेशन में जा रहे हैं तो वो पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं? मुझे तो लगता है निष्पक्ष बोल रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पर दिक्कत क्यों हो रही है? मैं दोनों ही बात पे आ रहा हूँ। आपने कहा कांग्रेस के नेता जाके बहुत बढ़िया वहाँ पे विदेश में अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं इंडिया का, तो मतलब कांग्रेस के नेता दे रहे हैं ना। लेकिन अब जेटली जी ने क्या करा, फिर राहुल गांधी शुरू हो गए। जब आप किसी पार्टी के नेताओं के ऊपर कमेंट शुरू करो, तो जेटली जी थोड़ा ही बोल रहे हैं, आपके अपने नेता यहाँ बोल रहे हैं, आपके अपने नेता उन्हें यहाँ पर सुना रहे हैं, सुपर प्रवक्ता, बड़े प्रवक्ता। मुझे बोलने नहीं, बस ये मुझे बोलने, अब मुझे बोलने ही नहीं दोगे तो फिर यही आएगा देश में, और क्या होगा, व्यवस्था होगी। जब किसी को बोलने नहीं दोगे तो यही व्यवस्था डेवलप हो जाएगी जो आप अभी चर्चा कर रहे हो। तो वो तो बोल रहे जाकर, उनके वहां बोलने से आपको दिक्कत है? पूरी दुनिया में बोलने का मौका दिया जा रहा है आपको, पूरी दुनिया में बोलने का मौका दिया जा रहा है आपको। आप तो इस देश की बात कर रहे हैं। लो भी बोल, हाँ बोलिए नहीं आप ही बोलो, आप ही बोलो, फिर कहना भाई राहुल गांधी ऐसे बोलता है, वरुण पुरोहित ऐसे देता है। ये जो आपकी मानसिकता है ना, सामूहिकता नहीं है आपकी मानसिकता में, ये है दिक्कत। आप लोग मैं कर करके आज मुद्दा से आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, सामूहिकता नहीं है, दूसरे को बोलने नहीं देते हो, तो क्या करेगा फिर आदमी हिंदुस्तान के अंदर? आप बोलने नहीं दोगे दूसरे को, ये कह रहा हूँ ना, बोलने नहीं दोगे दूसरे को। राहुल गांधी प्ले करते, आप किसी को बोलने नहीं देते हो, इसलिए रिएक्शन आता है आपके अंदर। मैं हमसे आप चलना नहीं चाहते हो देश को, आपके अंदर सामूहिकता नहीं है। एक मिनट, ऐसा है क्या? मैं बोला 2 मिनट बोलने दो, पर नहीं बोलने देंगे। बोलिए अनंत जी को लीजिए। सुचारिता जी यही देख लिया ना आपने? अच्छा बोलिए। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, ये दूसरे को बोलने नहीं देते, तो पब्लिक तो रिएक्ट करेगी ना, फिर इनके खिलाफ करेगी। जब इनके अंदर बड़ा दिल होता है, सत्ता में आप फैमिली हो, आपको चुप रहना चाहिए थोड़े दिन, ना बोलने के ऊपर भी। अरे आपके काम की मैं क्यों बोलूंगा? देखिए वरुण जी आप ये कह रहे हैं कि बोलने नहीं दे रहे हैं। मेरा सीधा ये मानना है कि बोलने दे रहे हैं, लेकिन उनके बोलने से दिक्कत हो गई है कांग्रेस पार्टी को। अब आज जब संबित पात्रा बोलते हैं, अनंत जी, जब संबित पात्रा कह रहे हैं कि यहाँ के गब्बर वहां के बब्बर, तो ये जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है? मैं एक बार जरा सुनवाती हूँ, अनंत जी एक बार जरा सुनवाती हूँ क्या बोल रहे हैं संबित पात्रा, जरा सुनते हैं, एक बार सुनिए। इतने सवाल कांग्रेस पार्टी ने भारत की सेना के ऊपर सबूतों के आधार पर उठाए थे। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। बताओ कितने रफाल गिराए? ये पाकिस्तान के बब्बर, ये हिंदुस्तान के गब्बर हैं। और याद रखो, हिंदुस्तान के गब्बरों, तुम्हारी वही होगी जो जय और वीरू ने गब्बर का किया था। आज देश जानता है कि कांग्रेस में भी 2 फाड़ है। एक वो कांग्रेस जो पाकिस्तान का समर्थन कर रही है, और कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो देश के लिए आवाज उठाना तो चाहते हैं, किंतु आपके कारण उठा नहीं पा रहे हैं। अब ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है अनंत जी। उन्होंने कहा ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी में हैं जो देश के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन आपके कारण उठा नहीं पा रहे हैं। अगर ये हकीकत किसी भी राजनीतिक दल की है तो ये बहुत गंभीर है। सुचरिता जी, ये बात तो कल वरुण जी स्वीकार कर चुके हैं कि इसी चातुर्य की कमी कांग्रेस पार्टी में है कि किस अवसर पर कैसा बयान दिया जाना चाहिए, ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं है। लेकिन आज के शो में मैं थोड़ा सा, आपने जो प्रश्न किया था, पहला प्रश्न जो था कि अगला तर्कश का तीर क्या है, वो बहुत स्पष्ट आज दिखाई दे रहा है सुचरिता जी की प्रधानमंत्री ने सासाराम में एक भाषण दिया और एक वाक्य कहा है कि अब राम की रीति नए भारत की नीति होगी, राम की रीति नए भारत की नीति होगी। तो अब ये समझिए, और उसके बाद आपने राजनाथ जी का बयान दिखाया, उसके बाद आपने अमित शाह का बयान दिखाया। ये तीनों बयान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राम की रीति नए भारत की नीति, इधर एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये देखिए, ये जो चीज है ना, ये जो एक स्वर में बोलने का एक गुण है, वो इस नेतृत्व को आगे लेके जाता। राम की रीति में यही था ना कि लास्ट में उन्होंने
अंतिम तक अंगद को उन्होंने रावण के पास भेजा अपना दूत बना के कि शांति कर लो, हमें सीता लौटा दो और अब युद्ध टाल दो। यहाँ राजनाथ जी कह रहे हैं कि आप हाफिज सईद और उसको हमें वापस कर, हमें दे सौंप दो और युद्ध समाप्त करो। तो ये जो पैरेलल दिखाई देता है राम की रीति और नए भारत की नीति में, इसका ये अर्थ है। और इसमें एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब अंगद को भेजा गया था तो कई लोगों ने कहा कि हनुमान को फिर से भेजिए रावण के पास, तो राम जी ने कहा नहीं, अगर मैं हनुमान को फिर भेजूंगा तो रावण ये समझेगा कि राम के पास एक ही वीर है। तो आज मोदी ने अपने 3 वीरों को, और जिसको आपने बहुत अच्छे से ग्राफिक्स में दिखाया 3 लोगों को, उसको सामने अनवील करके दिखा दिया कि भाई मेरे पास हनुमान ही वीर नहीं है, मेरे पास अंगद भी है, बाली भी है, सुग्रीव भी है, जो हर तरह से कूटनीति को, राजनीति को और युद्ध नीति को समझता है। और इसको समझते हुए आप पर जो चौतरफा प्रहार होगा उससे आपका बचाव नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका प्रश्न था कि तरकश का तीर क्या होगा, ये बहुत स्पष्ट कर दिया है प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने। और पाकिस्तान की इस समय हालत बहुत बुरी है। लोग बाग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको यहाँ से, उन्होंने अजरबैजान में जाके एक समिट कर लिया, वहां पर चाइना मिल गए, वहां पर तुर्की के प्रधानमंत्री मिल गए। अरे ये सब लोग हथियार के सौदागर हैं सुचरिता जी। याद करिए जब 1965 में भी भारत जीता था, 71 में भी भारत जीता था, तब भी सोवियत रूस ने पाकिस्तान के साथ हथियार बेचने का डील किया था। वो सब रिकॉर्डेड है। तो इसलिए इससे विचलित होकर जो कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरह की बयान दे रहे हैं कि आपकी विदेश नीति फेल हो गई, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आज भारत की विदेश नीति इतनी सक्सेसफुल है, और काश आज विवेक श्रीवास्तव होते हमारे शो में, तो इतनी सक्सेसफुल है कि आज एक आवाज भारत के इस तथाकथित एग्रेशन के खिलाफ नहीं उठा, क्योंकि भारत ने आतंकवादियों पर हमला किया, भारत ने सिविलियन पर हमला नहीं किया। और यही राम की रीति है, जो नए भारत की नीति। नहीं, आपने बड़े अच्छे शब्दों में इसे समझा तो दिया है, लेकिन मैं एक चीज वरुण जी से पूछती हूँ। वरुण जी आ रही हूँ आपके पास, उसके बाद फिर मैं दुबे जी के पास जाऊंगी और मेजर जनरल के पास। मैं वरुण जी आपसे पूछ रही हूँ, अगर चाहती तो क्या ये सरकार सिर्फ एक सरकार का दल नहीं भेज सकती थी दूसरे देशों में? भाई सरकार की बात रखनी, भारत की बात रखनी है तो भारत के प्रतिनिधि और सरकारी प्रतिनिधियों का एक दल जा सकता था, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि एक ऑल पार्टी दल जाएगा। ये देश की एक यूनिटी दिखाने के लिए एक कदम था, वरना आसान था कि भाई वो बोलते कि सरकार के अलग अलग मंत्री जाएंगे अलग अलग देशों में और भारत की बात रखेंगे। तो ये अगर एक डेलीगेशन गया तो वो एक सोच के साथ गया, उसकी सराहना ना करके ये कहते रहना कि ये ऑपरेशन सिंदूर एक फेलियर, सरकार सिर्फ इसे इस्तेमाल कर रही है, डेलीगेशन बस घूम रहे हैं, आतंकियों से तुलना करना, ये कुछ ज्यादा हो गया है वरुण जी। ये पार्टी समझ नहीं रही। मैंने आपको कहा सुचरिता जी, राजनीतिक सूझबूझ होनी चाहिए, चातुर्य की आवश्यकता ही नहीं है, गहराई होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे पक्ष विपक्ष नहीं होता। हाँ। जब डेलीगेशन भेज रहे थे तो उसको अच्छी बात थी, सब जगह जाके हमारा सबने रिप्रेजेंट किया, सबको अच्छी पिक्चर दिखी। ये पिक्चर सब जगह दिखनी चाहिए थी। रही बात सियासत की, तो देखिए नेतागिरी में, सियासत में कोई आए तो भजन करने तो कीर्तन करने कोई आया नहीं है, सब सियासत करने आए। लेकिन इस समय पर बड़ी सूझबूझ से काम करना चाहिए था। अगर राजनीतिक जो क्षमता होती है, सूझबूझ गहराई होती है, तो आप इसको समझ सकते थे। क्यों मोदी जी का जो पॉलिटिकल पैटर्न है वो 11 साल से एक सा है, उन्होंने बदला तो है ही नहीं कि भाई अलग अलग नई नई चीज कर रहे हो तो आपकी समझ में नहीं आ रहा। जब किसी आदमी का पॉलिटिकल पैटर्न आपको 11 साल से एक साथ दिख रहा है तो आपको राजनीति समझ में आनी चाहिए। और दूसरा, मैंने फिर कह रहा हूँ, स्ट्रेस करके दे रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे। व्हाट इज दैट पॉलिटिकल पैटर्न? पैटर्न अपना उनका सेट है उनका। नहीं, वो पॉलिटिकल पैटर्न क्या है जिससे आपको दिक्कत है? नहीं, मुझे किसी से दिक्कत नहीं है। वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला पैटर्न है, वो बालाकोट वाला है, वो ऑपरेशन सिंदूर वाला है। अगर वो है तो आपको इससे दिक्कत हो सकती है सर, पार्टी को हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता देश को दिक्कत है इस पैटर्न से। नहीं, उससे किसी को दिक्कत नहीं है। मैंने जब तक कहा सूझबूझ होती तो दिक्कत क्यों होती? हाँ। तो आप उसको इतना हाइप करते हो कि आपको खुद का नुकसान होता है। अब मोदी जी जाके प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री रैलियां करेगा, आप अपने हिसाब से काम करो। ये चीज समझ में आ जाती। नहीं तो आप लोग भी तो निकाल रहे हैं कि यात्रा, एक तिरंगा यात्रा आप भी निकाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, तो ये तो अच्छी बात है। सबको निकालनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो सहमत हूँ आपसे। भाई अगर ये देश का पराक्रम है तो मोदी जी निकाले वो रैली, बीजेपी निकाले वो जाकर अपनी रैली में बात करें, आप अपनी रैली में बात करिए, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है?
फिर इसमें उन लोगों को टारगेट करना, नेताओं को जो कि बाहर मंच पर जा रहे हैं, मुझे लगता है ये बड़ा निंदनीय सा है कि और अगर आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं, कौन है भाई वो लोग जो बोलना चाहते हैं देश हित में, कांग्रेस पार्टी बोलने नहीं देती उन्हें, कौन है? आप बोल पाएंगे नाम? आज बड़ा क्लियर है, आप लोग नहीं बोलने देना चाहते। शशि थरूर को आपने अलग थलग कर दिया है, आपने अब तो सलमान खुर्शीद ने भी कह दिया 370 का फैसला अच्छा था। कितने नेताओं को आप अलग करेंगे? आनंद शर्मा बोल रहे हैं वहां पर, मीडिएशन पर बोल रहे हैं मनीष तिवारी, कितने नेताओं को अलग करेंगे आप? सर इन सब नेताओं को पार्टी से अलग कर दीजिए, सब अलग हो जाएंगे। राजीव जी इनके पास फिर पार्टी में कौन बचेगा? बताइए कौन बचेगा? राजीव जी, राहुल जी बचेंगे, ये सबको अलग कर देंगे। इनको राहुल जी के अलावा कोई पसंद ही नहीं है। मैंने इसीलिए आपको बोला था सबसे पहले शुरुआत के अंदर कि जब विदेशी भूमि पर राहुल गांधी जी गए, अगर इसी भूमिका में रहते जिस भूमिका में इनके दूसरे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, शशि थरूर हैं, बाकी नेता हैं, अगर इसी भूमिका में रहते तो क्या भारत अपने से दूरी बनाता? भारत ने राहुल गांधी जी से अपनी दूरी बनाई है और राहुल गांधी जी से दूरी बनाने की वजहों से पूरी कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। और वो विचारधारा जो राहुल गांधी की है वो पूरी कांग्रेस पार्टी पे थोप दी गई है। इसीलिए हम आप बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आतंकवादी तो घबराया हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी की घबराहट की वजह क्या है? वहां की सेनाओं की कमाई आतंकवादियों से हो सकती है। एक गलतफहमी में जो राहुल गांधी जी जीते थे या कांग्रेस पार्टी जीती थी ना, वो केवल यही थी। वो इस बार वो गलतफहमी दूर करी। वो सोचते थे कि अगर हम आतंकवादियों को मारेंगे तो हमारे देश का मुसलमान हमसे नाराज हो जाएगा। अरे मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ खड़ा हुआ, उसने कहा आतंकवादियों का खात्मा पाकिस्तान में जाकर के करिए। अगर ये डर इनके मन से निकल चुका होता। नहीं, ओवैसी साहब ये कर रहे हैं। ओवैसी साहब खासकर उन मुस्लिम देशों में जाकर यही बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप लोग इस्लाम के नाम पर इनके साथ मत खड़े होइएगा, क्योंकि इस्लाम के नाम पर तो हिंदुस्तान में ज्यादा मुसलमान हैं और ये लोग सिर्फ आतंक का साथ देते और कुछ नहीं करते। तो मुझे लगता है, मैं बार बार कहती हूँ, ओवैसी साहब जिस तरह से मंच पर जाकर बोल रहे हैं, बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म उन्होंने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, धर्म के नाम पर सियासत जो होती है उसके लिए। और मैं एक चीज कहूंगी, जो आपने अभी बात कही दुबे जी, एक चीज तो ये बड़ा क्लियर बताइए, क्योंकि मैंने कल भी वो तस्वीरें दिखाई थी, आज भी दिखाई हैं, जो आतंकियों का एक जलसा लगा वहां पर पंजाब में। बहुत सारे आतंकी, तला शहीद भी वहां पहुंचा, बहुत से आतंकी वहां पहुंचे हैं, सैफुल्ला वहां पहुंचा। इन सब ने जिस तरह से ये कहा कि भाई भारत ने हमला किया है, हम इस पर पलटवार करेंगे, हम एक के बदले 10 मारेंगे, ये जो भाषण वहां से आ रहे हैं, जो गीदड़ भपकिया मुझे कहना चाहिए, ये जो बयान आते हैं, उससे एक सवाल जरूर उठता है कि क्या पाकिस्तान की सरकार इन पर लगाम लगाएगी? क्योंकि उन्हें पता है नेक्स्ट टाइम अगर कोई इन्होंने ऐसी हिमाकत की तो भारत इससे बड़ा ऑपरेशन नहीं, वो शायद मुझे लगता है फिर फुल फ्लेजेड वॉर होगी। देखिए, पाकिस्तान को तो ये बात पूरी तरह से समझ आ चुकी है और अभी भी आ रही है कि ये सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये नुकसान पाकिस्तान एज ए स्टेट का ही कर रहे हैं। यस, रीजन बीइंग कि पाकिस्तान अपने आप को इन तंजीमों से सेपरेट नहीं कर पा रहा है और ना कर पाएगा। रीजन उसका एक और वजह है कि इन सारी तंजीमों को पैदा करना, उनको खड़ा करना, उनको ट्रेन करना, उनको फाइनेंसिंग करना, उनको वेपन्स देना और अपने सुरक्षा तंत्र आईएसआई का इस्तेमाल करके भारत के क्षेत्र में भेजना, ये तो उनकी स्टेट पॉलिसी है। अब आज के तारीख में ऑपरेशन सिंदूर से डर के, घबरा के, इंडिया के रिटेलिएशन के डर के वो अचानक टेरर आउटफिट से खुद को अलग नहीं कर पा रहे हैं और शायद नहीं कर पाएंगे। और पाकिस्तान एज ए स्टेट इनको अगर डुबोएगा तो यही सारे टेरर आउटफिट ही डुबोएंगे। और मेरी समझ से इनके बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल में भी नहीं है, इनकी पॉलिसी खुद लिखते हैं। इन्होंने उनका एहसान लिया है भारत जैसे देश के अंदर खून बहाने के लिए, वो एहसान कैसे ये भूल जाएंगे। और जिस तरह से नमाज जनाजा में टेरर आउटफिट्स के नॉमिनेटेड टेररिस्ट के मारे जाने के बाद ये कतार लगा के खड़े रहते हैं, वो किस बात का सबूत है? इसी बात का सबूत है कि गन लेके जो पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी है, तैयार आतंकवादी, या उससे पाकिस्तान सरकार और सेना अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। और यह संदेश भारत बड़ा स्पष्ट दे चुका है ऑपरेशन सिंदूर में कि, और ये बड़ी ऐतिहासिक बात है, स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान को कन्वे करना कि भाई ये देख लो, ये जो लोकेशंस हैं 9 सेंटर के कुल 21 कैंप हैं, उनको हमने अटैक कर दिया।
ये आतंकवादी ये बड़ी भारी, इतना दुनिया में कौन ऐसी ट्रांसपेरेंसी के साथ अटैक करता है। तो भारत ने अपना रिटेलिएटरी पॉलिसी क्लियर कर दिया पूरे दुनिया के सामने, और अब पाकिस्तान के ऊपर है कि वो अपने आप को उनके साथ रखता है। तो ये तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि सर वो सेपरेशन हो पाएगा, वो सेपरेशन नहीं हो पाएगा, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि वहां पर इतना डीपली एंट्रेंच्ड है टेररिज्म और सरकारी मशीनरी में कि वो अलग कैसे होगा हम नहीं जानते। लेकिन मेजर जनरल, जो INS विक्रांत की बात है, मैं एक बार जरा अपने लोगों को एक बार INS विक्रांत की तस्वीरें भी चलाइए, क्योंकि मेजर जनरल INS विक्रांत के बारे में जो उन्होंने आज रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर इसे उतार दिया होता तो 4 टुकड़े होते, क्योंकि ये पाकिस्तान ने देखा है 71 में। तो ये जो वाटर माइट है भारत की, इसके बारे में जो उन्होंने आज कहा, मैं चाहती हूं जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए, क्योंकि ये एक तरह से INS का स्टैंड बाय पे होना भारत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है। देखिए सुचारिता जी, जो विक्रांत है जो कि अभी इंडिजिनस है, अपने देश का बनाया हुआ, और वो एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर को हम शायद समझते हैं कि एक का है। देखिए ये फोटेला कहलाता है मैरीटाइम डोमेन में, नेवल पावर में। इसके साथ बहुत बड़ी एक बेड़ा होती है जिसके अंदर में आपको सबमरीन्स मिलेंगे, इसके अंदर में आपको डिस्ट्रॉयर्स मिलेंगे, फ्रिगेट मिलेंगे। एक बेड़ा होता है जो कि एक चलता फिरता एक आप कहिए शहर है, जहाँ से आप प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप कुछ भी अपने एक्सटेंडेड चीज़ कर सकते हैं आप पूरे विश्व के अंदर में इन चीज़ों को। अमेरिका के पास ऐसे 11 बेड़ा हैं, चाइना के पास में 2 हैं, अभी तीसरा बन रहा है, भारत के पास भी 2 है, तीसरा हम बनाने वाले हैं, और दूसरे देश जो हैं उनके पास 1 बेड़ा या 2 बेड़ा हो। तो ये बेड़ा बहुत बड़ा है, और ये बेड़ा जब ये करता है, और ये चोक पॉइंट है। यदि आप हमारे पूरे बेसिन्स को देखिएगा इंडियन ओशन रीजन के अंदर में, तो हमारे बे बंगाल की हम बात करते हैं या अरेबियन सी की बात करते हैं, उसके बाद पर्शियन गल्फ का इलाका आता है, जो स्टेट ऑफ हार्मोस की जब हम बात करते हैं, जिस इलाके में ये ऑपरेट कर रहा था, जिसमें आपका बोध कराची या आपका गोदार पड़ता है। तो इस बेड़े में एक केवल हमारा एक फुटेला, एक जो हम वो तो गए थे, टोकनिज्म है कि वो मदरशिप है और वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, उस पर गए थे वहाँ, इसलिए उसकी जो शक्ति है, और आपने देखी होगी जब वो उन्होंने दिखाया था इस लड़ाई के दौरान, 7 तारीख के बाद उनकी पूरी की पूरी झलक पूरी विश्व ने देखा था। और देखिए अमेरिका के पास तो ये बेड़े हैं, मगर वो कर नहीं पाता ना। अभी वो लगा है कि हम रेड सी के ऊपर में हुती को कर लें, मगर वो बेड़ा का वो जो रूप होता है वो तो दिखा नहीं पाया। भारत ने तो ये रूप दिखा दिया कि ये पूरे के पूरे खड़े हैं, और किस तरह से खड़े हैं और कैसे चोक करते हैं। अदरवाइज वहाँ पर जो हुतियों का आपने देखा होगा ना, बल्लभ मंडेल का इलाका केवल 19 किलोमीटर का है, उसको नहीं कर पाए ना, उसके नजदीक नहीं जाते हैं। और हम तो आपने जैसे बोला सर कि ये जो एक स्ट्रेंथ है ये हम दिखा रहे हैं, और ये शायद हम अगर इसके बारे में नहीं भी बोलते तो पाकिस्तान को पता है कि हमारी शक्तियां क्या हैं। लेकिन अनंत जी, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लूंगी, ये जो सियासत इस पर चल रही है ऑपरेशन सिंदूर पर, ये आपको लग रहा है ये भी अनंत ही रहेगी, या फिर कुछ समझ आएगी यहाँ के राजनेताओं को कि समय नहीं है इसका? नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्योंकि कुंठा इनको आगे बढ़ने नहीं देगी। जो कुंठा उनके अंदर राजनीतिक दलों में, विपक्षी दलों में इस भारत के पराक्रम के बाद बढ़ी है, वो कुंठा उनको आगे बढ़ने नहीं देगी। और इस तरह के बयान आते रहेंगे। लोग बाग बहुत इस तरह के तर्क दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कि यहाँ हम अंदर कुछ बोलेंगे, राष्ट्र की बात आएगी तो बाहर हम कुछ और बोलेंगे। ये पुरानी दलील हो गई, ये तब की दलील है जब इंटरनेट का आगमन नहीं हुआ था। कांग्रेस के नेताओं को ये समझना होगा कि आज वो कहीं भी बोले, होनोलुलु में बोले या झुमरी तिलैया में बोले, बोलते ही वो बयान विश्व के किसी भी कोने में पहुंच जा सकता है, और ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। तो अब उसका कोई अर्थ नहीं कि बाहर में एक सुर में बोले, अंदर हम उसकी आलोचना करें। ये सब तर्क उसी तरह पुराने पड़ गए हैं जैसे कांग्रेस पार्टी 100 साल से ज्यादा पुरानी पड़ गई है। और आज तो एक बहुत ही मनोरंजक बयान आया सुचरिता जी, आपका पता नहीं ध्यान गया कि नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राहुल जी प्रधानमंत्री होते तो पीओके हमारा होता। तो ये अपने आप में डिबेट का एक और विषय है अनंत जी, ये डिबेट का ही एक पूरा विषय है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीएके हमारा होता। इस पर भी एक डिबेट करेंगे अनंत जी, और उसमें इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।
सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा